पंप बंद करने के और ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, किसानों ने दी धमकी। नमस्कार, सुप्रभात। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं निकिता अरोड़ा। ये बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। पूरे यूपी समेत उत्तर भारत में ठंड बढ़ चुकी है। बारिश और तेज हवाओं से ठिठुरन भी बढ़ चुकी है। तापमान में गिरावट की वजह से अब लोग अपने घरों में छुपने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो वहीं 4 से 5 जनवरी को बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग के अनुसार जारी कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। देखिए, बुलेटिन का आगाज बड़ी जानकारी के साथ कि बारिश के बाद अब यूपी में ठंड बढ़ चुकी है। कल भी कई ऐसी जगह जहां पर बारिश हुई और आज सुबह तक बारिश जारी है। तापमान में गिरावट की वजह से लोग अब अपने घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो चुके हैं। 4 से 5 जनवरी को हालांकि मौसम विभाग के अनुसार यानी कि आज और कल बारिश होने की संभावनाएं और ठंड बढ़ने की संभावनाएं पहले ही जता दी गई थी, यानी कि पूर्वानुमान जो है वो पहले ही से था। लेकिन बड़ी जानकारी जो फिलहाल सामने आ रही है कि बारिश के बाद अब मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है। पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है उसका सीधा असर अब देखने को मिल रहा है मैदानी इलाकों में। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, लोग चाय का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं और हवा से जो ठिठुरन है अब वो बढ़ गई है। देखिए, बारिश के बाद हवा में मॉइस्चर है और मॉइस्चर से ठंड जो है वो बढ़ रही है। यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। अगर मैं उत्तर भारत के कई इलाकों की बात करूं तो उत्तर भारत के कई इलाकों में पिछले 4 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है और लगातार बर्फबारी का नतीजा आप देख रहे हैं कि हर दिन मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है, हर दिन मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, क्योंकि उत्तर भारत में जो बर्फबारी है वो फिलहाल अपने चरम सीमा पर है। दिसंबर और जनवरी ये 2 ऐसे महीने जिस समय सबसे ज्यादा बर्फबारी होती है और इस बीच जो गिरावट है मैदानी इलाकों में वो भी अब देखने को मिल रही है। और तमाम जानकारी के साथ मेरे साथ अमित जुड़ गए हैं इटावा से और रजत जुड़ गए हैं ग्रेटर नोएडा से। मैं उनका रुख करूंगी। सबसे पहले मैं इटावा जाऊंगी। क्या कुछ हाल अमित, क्या तापमान फिलहाल आज का बना हुआ है? जी निकिता, बिल्कुल। जहां एक तरफ अगर इटावा की बात की जाए, चूंकि उत्तर भारत में जहां एक तरफ बर्फबारी हो रही है जिसको लेकर शीतलहर इटावा में देखने को मिली है कि लोग जो सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे टहलने पर निकलते थे वो अब नहीं निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ठिठुरन जो है, सर्दी का असर यहां देखने को मिल रहा है। जहां एनसीआर में बारिश हुई है उसके बाद इटावा, आगरा, मैनपुरी आसपास के जो 6-7 जिले हैं वहां पर इसका असर साफ दिखाई पड़ रहा है। लोग ठंड में अब घरों में रहना पसंद करते हैं, रजाइयों में रहना पसंद करते हैं। उन्हें बाहर निकलने में कहीं ना कहीं उस गलन के चलते अब निकलने से कतराते हैं। मेरे साथ निकिता 1-2 लोग हैं जो यहाँ टहलते हुए आ रहे हैं। मैं इनसे जानता हूँ कि आखिर जो सर्दी लगातार तेजी से बढ़ी है उसको आप किस तरह से देख रहे हो? सर्दी के कारण हम लोग बहुत लेट निकल रहे हैं तैरने के लिए। बहुत ठिठुरन है और गलन है, उस वजह से लेट निकले हैं। नहीं, हम लोग 5 बजे निकलते हैं लेकिन आज सर्दी के कारण लेट निकल रहे हैं। देख रहे हैं निकिता की ये तो एक टहलने वाले हैं। वही मेरे साथ एक छोटा व्यापारी है जो सुबह सुबह, ये लोग छोटे दुकानदार हैं, ये लोग दुकानें खोलते हैं। आज लेट के चक्कर में दुकानें भी लेट खुली है। किस तरह से देख रहे हैं जो सर्दी बढ़ी है? सर्दी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। सर्दी की वजह से हमारी दुकानें भी काफ़ी लेट हो गई। जो हम लोग 5 साढ़े 5 बजे खोल देते थे, आज 7 बजने वाले हैं लेकिन अभी तो दुकानें नहीं खुल पाई। इसलिए पता चलता सर्दी बहुत तेज होती जा रही है। सर्दी तेज होती जा रही है निकिता, जिसके चलते एक बड़ी बात देखने को मिल रही है। जो हम इटावा, औरैया, मैनपुरी ये जो जिले हैं यहाँ लोग अब सर्दी से बाहर अलाव जला रहे हैं और अगर उन्हें मजबूरी में निकलना पड़ रहा है तो बाकायदा सर में मुफलर बांधकर और या कहीं किसी तापते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये सर्दी का असर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। जी निकिता। ठीक है, मेरे साथ रजत भी जुड़े हुए हैं ग्रेटर नोएडा से, उनका भी मैं रुख करूंगी। रजत, क्या कुछ तापमान आज ग्रेटर नोएडा का बना हुआ है और इसके साथ साथ क्या कुछ तस्वीरें आज आप ग्रेटर नोएडा से देख पा रहे हैं?
जी बिल्कुल, लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, उसके बाद जो दिल्ली इलाका है, दिल्ली एनसीआर का, जिसमें नोएडा भी है, ग्रेटर नोएडा भी है, तमाम क्षेत्रों में अब जो विजिबिलिटी है वो जीरो हो चुकी। कहीं ना कहीं एक तरफ जो बारिश हो रही है उसका भी कहर है, और जो बारिश के चलते अब किसानों को भी काफी दिक्कतें हैं। अभी जो तस्वीरें हैं जो अभी देखोगे कि विजिबिलिटी है बिल्कुल ही जीरो है। कहीं ना कहीं जो बर्फबारी, उसके बाद जो सर्दी का सितम है वो लगातार जारी है। देखने वाली बात यह है कि लोग अब कैसे सावधानियां बरतें, क्योंकि जो सर्दी का सितम जारी है, ज्यादातर तो यह है कि दिल्ली एनसीआर जो नोएडा है उसमें ज्यादातर लोग बाहर के हैं जो कि कंपनियों में काम करते हैं, उनके लिए ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब क्या लोगों की जो कंपनियां जाएंगे वो अपने आप को कैसे सेफ रखें, क्योंकि ज्यादातर लोग ऑटो में सफर करते हैं, बस में सफर करते हैं, और कहीं ना कहीं अब जो लोग हैं काफी सर्दी के चलते उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, और मैं अब अमित के पास जाऊंगी। अमित, क्या कुछ जानकारी नगर पालिका के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सर्दी अपने चरम पर है और इस समय उन लोगों के लिए सबसे बड़ी बात हो जाती है जिनके घर नहीं है, जिनके सर पर छतें नहीं हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम? रैन बसेरे के इटावा में क्या कुछ इंतजाम है? जी बिल्कुल, जहां एक तरफ इटावा की जिलाधिकारी श्रुति सिंह ये दावा करती हैं कि यहां पर उन्होंने रैन बसेरों का इंतजाम किया है, और नगर पालिकाओं को, जो इटावा में 6 नगर पालिका नगर पंचायतें हैं, उनमें लोग अलाव जला रहे हैं। लेकिन एक स्थिति दूसरी भी नजर आ रही है कि जहां एक तरफ आसपास के जनपद जो कस्बे हैं वहां पर अलाव नहीं जलाया जा रहा है, जिसकी आए दिन शिकायत सामने आ रही है, जिसके बाद प्रशासन कल देर रात से ही हरकत में आया है और एक टीम गठित की गई है जो शहर और कस्बों में जाकर बाकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि जहां पर रैन बसेरे में जो लोग बाहर रह रहे हैं उनको रैन बसेरे या शेल्टर हाउसेज में पहुंचाया जा सके, और उसके साथ साथ दूसरा जो मुख्य चौराहे हैं जहां लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है वहां पर अलाव की व्यवस्था की जाए। अब देखने वाली बात निकता ये होगी कि आखिर ये जो प्रशासन का दावा है वो कितना कारगर होगा। अगर आज, चूंकि आज से ठिठुरन जो बड़ी है, जो न्यू ईयर शुरू हुआ है, लोग अभी तक तो पार्टियों में व्यस्त थे, वहीं अब अगर प्रशासन ने इन सब चीजों की तैयारी अगर की है तो कहीं ना कहीं प्रश्नचिन्ह जरूर उठता है जिला प्रशासन पे कि आखिर इतनी देरी क्यों लगती है प्रशासन को। सर्दी के असर से इटावा में भी कई सारी मौतें हो चुकी हैं। वहीं दूसरी स्थिति ये बन रही है कि प्रशासन को इससे पहले ही एक खाका तैयार कर लेना चाहिए, जिससे लोग जो सर्दी की ठिठुरन से उन पर असर ना हो, और सुबह सुबह जो निकलते हैं उनके लिए एक पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से कराया जा सके। जी शुक्रिया अमित, आपका तमाम जानकारी के लिए। अब मैं ग्रेटर नोएडा जाऊंगी रजत के पास। रजत, क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की ओर से सर्दी के मद्देनजर? देखिए बिल्कुल, नोएडा ग्रेटर नोएडा की बात करें तो तमाम जो इस बार बस स्टैंड की जगह पे जो रैन बसेरों की व्यवस्था नहीं, हाँ ये जरूर है अथॉरिटी की तरफ से जो कि सामुदायिक केंद्र थे उनको रैन बसेरों में तब्दील कर दिया गया, और जगह जगह पर प्रशासन की तरफ से, जिसमें जो चौराहे होते हैं जहां भीड़ भाड़ होती है और जो कि बस स्टॉप है वहां पर अलाव की भी व्यवस्था की गई है अभी फिलहाल। और जो रैन बसेरे हैं वो सामुदायिक केंद्रों में बाकायदा काफी अच्छी तरीके से वहां पर रहने के लोगों के लिए बनाया गया इस बार, क्योंकि जो सर्दी का प्रकोप है लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन अब बात की जाए कि बस स्टैंड है जहां पर मेन जगह होती बस स्टैंड होती है, क्योंकि मुख्य लोग वहीं पे सफर करते, वहीं से आवागमन होती है, वहां पर इस बार रैन बसेरों की व्यवस्था नहीं की गई। जो सेक्टर है जिसमें सामुदायिक केंद्र बने हुए वहां पर रैन बसेरों को बनाया गया, और बाकायदा लोगों के लिए काफी रैन बसेरों में व्यवस्था की गई रहने योग्य है, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि बाकायदा अथॉरिटी द्वारा अच्छे अच्छे कपड़े वहां पर दिए गए हैं, और जो कि गद्दे रजाई भी काफी अच्छे तरीके से वहां पर इस बार व्यवस्था की गई है। और जो लोग हैं जो कि बाहरी लोग हैं उनके लिए बाकायदा वहां से लोगों के लिए जाने आने के लिए व्यवस्थाएं भी की गई है। कहीं ना कहीं जो सर्दी का सितम, इसके चलते इस बार नोएडा में भी काफी अच्छे तरीके से रैन बसेरों को लेकर अलाव तक की व्यवस्था काफी अच्छी की गई है। बिल्कुल, और शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रजत, आपका भी। और देखिए, अब तमाम इंतजाम जो हैं वो ठंड के मद्देनजर प्रशासन की ओर से पूरे कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी ठंड अपने चरम सीमा पर है। कहीं तो प्रशासन के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कहीं वही ढीला रवैया अभी भी प्रशासन ने अपना रखा है। अब आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल अभी से कमर कसने लगे हैं। चुनावी बिसात पर सामाजिक राजनीतिक समीकरण साधने के लिए सक्रियता बढ़ गई, तो वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव लगातार दौरे कर रहे हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए अच्छे और भरोसेमंद लोगों को अपनी पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव ने सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता नवीन दुबे को प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी, और अब वो मीडिया में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का पक्ष दमदार तरीके से रखते हुए नजर आएंगे।
दरअसल प्रसपा के राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव ने नियुक्ति पत्र जारी किया और नवीन दुबे को पार्टी के साथ जोड़ने के पीछे ब्राह्मणों को संदेश देने की कोशिश की गई है। आपको बताएं कि आगामी विधानसभा चुनाव है और उसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर फिलहाल कस ली है। तो मिशन 2022 के लिए पूरी तरीके से प्रसपा तैयार होते हुए पार्टी ने लोगों को जोड़ने के लिए अब नवीन दुबे का सहारा लिया, नवीन दुबे को पार्टी में शामिल किया और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश नवीन दुबे के द्वारा की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गोरखपुर क्लब में आयोजित लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे और इस दौरान उन्होंने गोरखपुर क्लब में चोरा चोरी, पिपराइच, गोरखपुर शहर, गोरखपुर ग्रामीण, सहजनवा एवं कैंपेरिंगगंज विधानसभा क्षेत्र की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 575 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए हर्ष हो रहा है। इसका लाभ सभी को मिलेगा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को उनके प्रयास के लिए धन्यवाद भी दिया और साथ ही सीएम योगी ने कहा कि विकास हम सब की प्राथमिकता होनी चाहिए। विकास हम सब के जीवन में परिवर्तन लाएगा और रोजगार के अवसर लाएगा। उन्होंने कहा कि अब देश में चारों तरफ परिवर्तन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश एक साथ मिलकर काम किया है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में आज भारत पहला देश है जिसने कोविड-19 की एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन एक साथ लॉन्च की हैं। आज भारत ने दुनिया के सामने साबित कर दिया कि दुनिया में एक वैक्सीन आई है, लेकिन भारत में एक साथ 2 वैक्सीन आई हैं। गोरखपुर महानगर, पिपराइच, गोरखपुर ग्रामीण, गोरखपुर और चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र की लगभग 575 करोड़ के आसपास की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए, क्योंकि इन योजनाओं का लाभ पूरा गोरखपुर लेगा, पूरा पूर्वांचल लेगा और गोरखपुर आने वाले और जाने वाले इन सभी लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए मैं आप सबको इसकी बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, हम सबको विकास की सोच को जो आज इस देश ने दुनिया को दिया है, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता कोरोना कालखंड में जैसे एक परिवार भाव के साथ कार्य करती हुई दिखाई दी, वो सबके सामने है। आपने उसको महसूस किया होगा। उत्तर प्रदेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश, 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक। आज प्रधानमंत्री जी ने उनके मार्गदर्शन में देश के वैज्ञानिकों ने, भारत पहला देश है जिसने कोविड-19 के 2 वैक्सीन एक साथ लॉन्च कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कोविड-19 के वैक्सीन के लिए उन लेबोरेटरीज का स्वयं निरीक्षण किया, वहां भ्रमण किया और वहां जाके उन कार्यों की समीक्षा की। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखपुर में कहा कि जो लोग कहते थे कि राम तो काल्पनिक हैं, वो अब कहने लगे हैं कि राम तो सत्य हैं। यही परिवर्तन है। राम के अस्तित्व को नकारने और राम भक्तों पर गोलियां चलाने वालों को आज राम भक्तों की ताकत का एहसास हो गया। उन्होंने कहा कि कार सेवा के समय यही तो हम कहा करते थे, कार सेवकों और राम जन्मभूमि का विरोध मत करो। हम विजय भी हुए। दरअसल योगी का ये कटाक्ष सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर था। आपने देखा होगा पिछली सरकारें हर एक विवाद को लटकाना चाहती थी। जो लोग कहते थे कि राम तो काल्पनिक हुए हैं, कल मैं सुन रहा था उनके बयानों को, अब वो कहने लगे राम तो सबके हैं। ये है सुरक्षा। जो राम भक्तों पे गोली चलाते थे और कहते थे राम का तो अस्तित्व ही नहीं, आज उनको भी राम भक्तों की ताकत का एहसास हो गया है। अब ये भी कह रहे हैं कि राम तो सबके हैं। तो यही तो हम पहले कहते थे, कार सेवा के समय हम यही तो कहते थे कि
कि राम तो सबके हैं, राम जन्मभूमि के लिए विरोध मत करो, कार सेवा का विरोध मत करो। तो वहीं गोरखपुर के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में स्वर्गीय श्रीमती ओमलता देवी शाह पत्नी स्वर्गीय परमानंद शाह की याद में कार्यक्रम किया जाता है। पिछले 13 सालों से अनवरत जरूरतमंदों को कंबल बांटकर सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शाह परिवार इसी तरह से कार्यक्रम करता है और इस बार भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से साधु संत और जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। दूर दराज से आए साधु संतों ने हाथ उठाकर शाह परिवार और सीएम योगी आदित्यनाथ को दुआएं भी दी। आगे बढ़ेंगे। कोरोना वायरस की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, तो वहीं इसके साथ ही वैक्सीनेशन की तैयारी ने भी अब रफ्तार पकड़ ली है। शनिवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी में केजीएमयू, लोहिया संस्थान, एसजीपीजीआई और सीएचसी मॉल, मलिहाबाद और सहारा हॉस्पिटल ड्राई रन किया गया और अब जनवरी को प्रदेश के सभी 75 जिलों के 6 स्थानों पर ड्राई रन किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन की मंजूरी के बाद 6 जगह अब ड्राई रन होगा। जिस लम्हे का इंतजार था वो लम्हा आ गया है। कोरोना वैक्सीन को मिल गई है मंजूरी और उसके लिए ड्राई रन की भी हो चुकी है शुरुआत। शनिवार को लखनऊ में ड्राई रन हुआ, केजीएमयू में ड्राई रन हुआ, पीजीआई, सारा हॉस्पिटल, सीएससी मॉल, लोहिया संस्थान, इन सब जगह ड्राई रन हुआ और समझा गया और जाना गया कि तैयारी कैसी है। और अब 5 तारीख को फिर से ड्राई रन होगा और सभी 75 जिलों में, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में होगा ड्राई रन, जिसमें 3 शहरी इलाके होंगे और 3 ग्रामीण इलाके होंगे, ताकि इस समझा परखा जा सके कि हमारी तैयारी कितनी पुख्ता है, कितनी चाक चौबंद है। तो इंतजार करिए मकर संक्रांति का, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि मकर संक्रांति के आसपास से कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी और उसके लिए 5 तारीख को होगा ड्राई रन, ताकि समझा जा सके कि हम कितने हैं तैयार। वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर से पहले हम आपको रूबरू करा रहे हैं गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है। गाजियाबाद हादसे में मृतकों की संख्या 25 हो गई है। बड़ी जानकारी जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ थाना मुरादनगर में केस दर्ज हुआ है। आरोपियों के खिलाफ थाना मुरादनगर में केस दर्ज किया गया। बड़ी जानकारी जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। मुरादनगर नगर पालिका ईओ निहारिका सिंह पर एफआईआर, जेई चंद्रपाल सुपरवाइजर आशीष पर एफआईआर। बड़ी खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। 25 लोगों की मौत हो गई है। पहले जो संख्या बताई जा रही थी मृतकों की वो 23 थी, जो अब बढ़कर 25 हो गई है, यानी कि 2 और लोगों की मौत हो चुकी है। आरोपियों के खिलाफ थाना मुरादनगर में केस दर्ज हुआ है। 304, 337, 338, 427 और 409 धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ईओ निहारिका सिंह पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। जेई चंद्रपाल और सुपरवाइजर आशीष पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुरादनगर हादसे में मृतकों की संख्या फिलहाल 25 हो गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहले मृतकों की संख्या 23 बताई जा रही थी, जो अब 25 बताई जा रही है। बड़ी खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। देखिए बड़ी खबर जो गाजियाबाद से सामने आई है। गाजियाबाद हादसे में मृतकों की संख्या अब 25 हो गई है। बड़ी खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर जो गाजियाबाद से मिल रही है। मुरादनगर हादसे में मृतकों की संख्या फिलहाल 25 बताई जा रही है, जो कुछ समय पहले 23 थी, यानी कि 2 की मौत और बताई जा रही है। मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं 304, 337, 338, 427 और 409 के तहत। थाना मुरादनगर के अंतर्गत ग्राम उखलारसी के शमशान घाट में लेंटर गिरने से हुए हादसे में मृतक जयराम के पुत्र दीपक की तहरीर पर थाना मुरादनगर पर निहारिका सिंह ईओ, चंद्रपाल जेई, आशीष सुपरवाइजर, अजय त्यागी ठेकेदार व अज्ञात लोगों के विरुद्ध धारा 304, 337, 338, 427, 409 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक। और तमाम जानकारी के साथ जतिन मेरे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, क्या कुछ अपडेट आपके पास? फिलहाल मृतकों की जो संख्या है वो 25 बताई जा रही है। देखिए बेहद दर्दनाक ये हादसा कल हुआ था। शमशान घाट के भीतर गैलरी का लेंटर और चारों दीवारें जो हैं वो भरभरा कर गिर गई थी, जिसमें
शुरू में खबर आई थी कि 5 लोगों की मौत हुई, लेकिन ये संख्या जो है वो लगातार बढ़ती चली गई और आखिरकार दुखद और बेहद गमगीन बात यह है कि अब ये संख्या 25 पहुंच गई है। कुल 38 लोग दबे थे, जिसमें से 25 लोग अब तक दम तोड़ चुके हैं और बाकी के जो 13 लोग हैं वो अभी भी घायल हैं और अस्पताल में हैं। तो जाहिर है ये संख्या बढ़ने की आशंका और ज्यादा भी लग रही है। लेकिन हाँ, जो अब कार्रवाई है वो बड़े स्तर पर हुई है। इस मामले में जो ईओ है नगर पालिका की, मुरादनगर नगर पालिका की, निहारिका सिंह, उनके समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें ठेकेदार अजय त्यागी भी है, सुपरवाइजर आशीष है और जेई है चंद्रपाल। ये जो लापरवाही हुई इसे अब भ्रष्टाचार भी कहा जा रहा है, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक ये भ्रष्टाचार या लापरवाही जो भी हुआ, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई। क्योंकि फरवरी महीने में अजय त्यागी को ये ठेका दिया गया था इसे बनाने के लिए, गैलरी को बनाने के लिए शमशान घाट में, जहां पर लोगों के खड़े होने की व्यवस्था होनी थी। ये जब फरवरी में ठेका दिया गया, निहारिका सिंह की तरफ से दिया गया, जो नगर पालिका की ईओ थी उस समय, और बाद में लॉकडाउन होने की वजह से जो कार्य है वो रुक गया था। लेकिन जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो आनंद फानंद में अजय त्यागी जो ठेकेदार था उसने इसे बनाकर खड़ा कर दिया। लेकिन क्वालिटी चेक जिन लोगों को करना था, यानी कि जो जेई और सुपरवाइजर और इसके अलावा ईओ जो इनको फाइनल रिपोर्ट लगानी थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि किस तरह का ये जो मटेरियल है इसमें लगाया गया, और जाहिर है आनंद फानंद में उसे लोगों के लिए खोल दिया गया। और वही वजह रही कि छोटी सी लापरवाही थोड़ी सी बारिश के बाद ऐसे बह गई जिसमें 25 लोगों की जान चली गई। तो कुल मिलाकर ये जांच का विषय भी है कि क्या ये वाकई सिर्फ लापरवाही का मामला है या कहीं भ्रष्टाचार भी हुआ है। जी। और बड़ी बात जतिन इसमें यह भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इसको लेकर जांच रिपोर्ट मांगी है। अब जांच रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है ये बड़ी बात रहेगी, लेकिन ये बड़ी जानकारी जो आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, बहुत शुक्रिया जतिन तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी जो हम आपको बता रहे हैं, मुरादनगर हादसे में मृतकों की संख्या फिलहाल 25 हो गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपके लिए एक स्कूटर से कहीं ज्यादा है। ये सफर है आपकी सफलता का। देखिए, ये हम सफर के साथ का सफर है, इसीलिए हमने बनाया ये नया जुपिटर, जो है हर स्कूटर से ज्यादा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। जब दर्द जकड़ ले तब सिर्फ रेली स्प्रे।